साथियों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सपिंडा रिलेशनशिप क्या होते हैं और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है। इसके साथ यह भी जानेंगे कि फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड क्या होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हिंदू कौन, किन लोगों पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा और इनके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। अब आज बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सपिंडा रिलेशन। तो ये सपिंडा रिलेशन क्या होता है पता है? सपिंडा, पिंड शब्द आपने सुना है। पिंड मतलब सेम ब्लड वाले। तो जब हमारे यहाँ पिंड दिया जाता है किसी व्यक्ति के मरणोपरांत या फिर साल में जो आता है एक बार, उसमें जो पिंड दिया जाता है तो कई जनरेशन तक दिया जाता है, अर्थात वहां तक हमारा ब्लड रिलेशन है। इसी तरह से माता के साइड में भी दिया जाता है। तो ये क्या है? तो इन बीच में शादियां बैन है। तो वो क्या है इसको समझते हैं। अगर हम बात करें अगर गो थ्रू द फादर साइड, अगर हम लोग इसको कहें ये फादर साइड, ये मैंने वही बात लिखी है कि इफ वन इज लिनियल एसेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। इफ वन इज लिनियल डिसेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब जैसे जब भी इसमें एसेंडेंट और डिसेंडेंट की बात की जाएगी तो अगर सपिंडा की बात की जाएगी तो हम लोग ऊपर की ओर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं, मेरे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को ये लिखा हुआ है कि एक लिनियर डिसेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है, विद इन द लिमिट ऑफ सपिंडा रिलेशन। और इसमें अगर हम फादर की साइड बात करें तो इसमें क्या होगा कि इफ गो थ्रू द फादर, FATHER, फादर, तो इसमें क्या होगा? अगर फादर की साइड हम लोग बात करें तो इसमें 5th जनरेशन तक शादियां बैन है, अर्थात अगर इस बीच में आप शादी करते हैं तो शादी आपकी वाइड हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आप शादी नहीं कर सकते। 5th जनरेशन फादर के साइड और मदर के साइड अगर बात करें, मदर की साइड, तो यहां पर 3rd जनरेशन तक, 3rd जनरेशन ये सपिंडा रिलेशन में आएंगे। इसके बाद में शादियां हो सकती है। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए सपोज करो कि मैं इसको एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि अगर मानो कि ये आपके फादर हुए या किसी के भी एक फादर, अब इसके बच्चे क्या होंगे? सन होगा, इसका भी सन होगा, इसका भी सन होगा। इसमें सन और डॉटर दोनों आप रख लो, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। डॉटर भी होगा, डॉटर भी होगा, डॉटर भी होगा और डॉटर भी। 1 2 3 4 5, ये रहा 6। हाँ चलो 5th जनरेशन तक हो गया। अब ये देखो 1 2 3 4 5, यानी यहां तक क्या कह रहा है? 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन। यहां तक हो गया पिता के साइड, और माता के साइड में 3 जनरेशन तक। ये फादर के साइड हो गया, ये मदर के साइड में ऐसे ही आप ले लो 1 2 3, यानी एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो अगर इसके बीच और इसके बीच भी शादी कराना हो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अभी तक जनरेशन को पार नहीं किया। लेकिन ये 3rd जनरेशन पार करे और ये 5th जनरेशन पार करे तो शादियां संभव है। ये वाइड नहीं कही जाएगी। दे हैव कॉमन लिनियल एसेंडेंट एंड दैट कॉमन लिनियल एसेंडेंट शुड बी सपिंडा बोथ। ये कॉमन लिनियल एसेंडेंट क्या होगा पता है? ये क्या होता है आप समझ लो। मानो कि ये फादर है और ये मदर है, तो ये तो दोनों अपने किसी दूसरे घर से आए हैं ना। लेकिन ये कॉमन कब हो गए? जब ये माता और पिता बन गए। तो अब यहां से काउंट होगा 5 जनरेशन तक, पितृ साइड में और मातृ साइड में 3 जनरेशन तक। तो इसी बात को ये लिखा हुआ है कि कॉमन लिनियल एसेंडेंट
होना चाहिए, शुड बी सपिंडा बोथ, दोनों साइड में। इसी बात को तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो दो बातें हम लोगों ने सीखी कि वन इज लिनियर डिसेंडेंट ऑफ अदर विदिन द लिमिट ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप, एंड सेकेंड सीखी कि दे हैव कॉमन लिनियर असेंडेंट एंड दैट कॉमन लिनियर असेंडेंट शुड बी सपिंडा बोथ। यहां तक क्लियर। अब आगे बात करेंगे प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बारे में कि ये क्या होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब अगर हम बात करें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, तो इसमें क्या क्या डिग्रियां हैं, ये 4 पॉइंट के अंतर्गत बताई गई है। तो पहला बात है जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के सब क्लॉज जी में आता है, और जो पहले हम लोगों ने सपिंडा पढ़ा वो डी में आता था, सेक्शन 3 में ही। अब इसमें पहला पॉइंट है इफ वन इज लिनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर। ऑफ द अदर मतलब लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, एक दूसरे के लिनियर एसेंडेंट नहीं होने चाहिए, वहां पे प्रोहिबिटेड है। लिनियर मतलब एक सीक्वेंस में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट मतलब नीचे की ओर। नेक्स्ट कहता है इफ वन वाज द वाइफ ऑफ हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड और अ लिनियर एसेंडेंट और अ डिसेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब अगर लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, ठीक है। लिनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट टू ऑफ द अदर, एक दूसरे का लिनियर और डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, क्या है, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, यानी कि आप अपने भाई के पत्नी से शादी नहीं कर सकते, मतलब दूसरे भाषा में कहें तो भाभी, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट है ऑफ द फादर्स, मतलब पिता के वाइफ, यही पे दे दिया है ना, वाइफ ऑफ ब्रदर और ऑफ द फादर्स, मतलब अपने भाई के पत्नी से, पिता के पत्नी से, पिता के पत्नी मतलब आपकी माता, ठीक है। अगला पॉइंट लिखता है मदर्स ब्रदर, मतलब आपके मां के भाई के पत्नी से भी आप शादी नहीं कर सकते जो आपकी मानी लगी। और ऑफ द ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स, मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के ब्रदर के पत्नी से भी आप शादी नहीं कर सकते, ऑफ द अदर्स। तो ऐसी स्थिति में आप शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा हमारा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब आप लोग एक बात कहेंगे कि ये सब बातें क्यों लिखी गई है, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन आप समझदार हो, आपके यहां नहीं होता, लेकिन अभी आप समाज में उठा कर देखो तो ऐसी चीजें बहुत हो रही है, तो इसी लेकर के ऐसी चीजें पहले से ही डिफाइन कर दी गई है। और कहीं अगर ऐसा होता है तो वो शादी ही नहीं मानी जाएगी, वो शादी ही वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन में शादी बिल्कुल नहीं हो सकता, यह भी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है अंकल एंड नीस, ठीक है, अंकल एंड नीस। फिर है आंट एंड नेफ्यू और द चिल्ड्रेन ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो जैसा कि आप अपने नेफ्यू के साथ में, नीस के साथ में, आंट के साथ में, इन लोगों के साथ शादी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर कहता है टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, उनके बीच में भी नहीं कर सकते। तो ये तो कॉमन है, चलो आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी ये 3 नंबर में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रोहिबिटेड डिग्री क्यों है और कैसे है। अच्छा, एक बात और समझ जाएंगे, अभी तक मैंने आपको वो चीजें नहीं बताई कि वो क्या होता है, हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटेराइन ब्लड। वो जब आप समझेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन को भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन वहीं से लेकर के दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से उसे भी समझ लेते हैं। सेक्शन सी, जो सेक्शन 3 है सब क्लाउज सी, वो बात करता है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड के बारे में। तो फुल ब्लड रिलेशन और हाफ ब्लड रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from common ancestor। common ancestor मतलब जैसे पिता हुआ, तो क्या हुआ, common ancestor हो गया। by the same wife,
मतलब पिता भी सेम और पत्नी भी सेम, तो उससे जो बच्चे जन्म लेंगे उसे फुल ब्लड कहेंगे। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कॉमन लोग भी यहां समझते हैं। अब बात करते हैं, इसी के अंतर्गत हाफ ब्लड की बात करी गई है। तो हाफ ब्लड किसको कहेंगे? कॉमन एंसेस्टर तो होंगे बट डिफरेंट वाइफ, मतलब पिता समान है, पिता एक है, लेकिन जो माता है वो डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट माता से जिन बच्चों का जन्म होगा वो बच्चे आपस में हाफ ब्लड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता एक ही है। अब एक और है सेक्शन 3 के सब क्लॉज डी के अंतर्गत यूटेराइन ब्लड, जैसा कि यूट्रस से आया है यूट्राइन ब्लड, तो जाहिर सी बात है ये माता साइड की बात कर रहा होगा। तो इसमें कुछ नहीं, बस इसका अपोजिट है। इसमें कहा गया है कि each other uterine blood when they are descended from the common ancestress। ancestress मतलब यहाँ पे माता, वहां पे कॉमन एंसेस्टर था। और क्या किया गया? कहा गया है बट डिफरेंट हस्बैंड, यहां पे माता कॉमन है और जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो डिफरेंट हस्बैंड से हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को कहेंगे यूट्राइन ब्लड। तो ये सब ब्लड रिलेशंस है, और जो हम लोगों ने पढ़ा सपिंडा रिलेशंस और प्रोहिबिटेड डिग्री, इन सबको ध्यान में रख करके ही बनाया गया। उनका एक्सप्लेनेशन भी यहीं से निकल करके आया है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जितनी बातें लिखी गई है वो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्रों जहां से सोर्स आया है उनको भी लिया गया है। कुछ कॉमन कॉमेंट्रीज है, कुछ जजमेंट है, तो वहां से लेकर के बनाया गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी सीखा, समझा, अगर इसको आप समझ लिए तो आगे के वीडियो लेक्चर में समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कई चीज है, इसी पे सब डिपेंडेंट होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग पा रहा है और कुछ आपके नॉलेज को मैं इनहांस कर पा रहा हूं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। और पता है, जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और एक बात कही गई है कि एजुकेशन, दवा और दूध फ्री में नहीं लेनी चाहिए। तो आप इतना ही कष्ट कर दो कि केवल सब्सक्राइब कर लो और कुछ कमेंट कर दो और चैनल को लाइक भी करो। तो फिर मिलते हैं नए तथ्यों के साथ, नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।